जिनके कार्यक्रम के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम सब भाई-बहन उन्होंने जो इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और उसी कार्यक्रम में आज हमने 5 साल से लगातार इस योगाहार कार्यक्रम में अपना सहभाग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। सभी का स्वागत करते हैं और आज वैसे ही उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर क्लास ली आज, बहुत बढ़िया, पूरी ऊर्जा के साथ ली और कल निवेदन रहेगा कि कल की भी उनकी क्लास होगी, तो एक बार बहुत-बहुत सदन की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय गोपाल भैया जी जुड़ चुके हैं। मैं डीडी शर्मा जी से भैया से निवेदन करती हूँ कि उनको सादर आमंत्रित कर दे। आज के हमारे युवा है आदरणीय गोपाल भैया जी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज श्री आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी जो अभी योग करवा रहे थे, और रंजना बहन जी, और मैं आज बड़े खुशी की बात है कि आज हम ऐसे शख्स को इस मंच में आमंत्रित किया है जो मेरे ख्याल से पूरे बिहार क्षेत्र के लिए खास एक प्रेरणादायक और बहुत वरिष्ठ संघ परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय श्री गोपाल प्रसाद शाही। मुझे इन मुलाकात का सौभाग्य था 24 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारे उत्तरी भारत का किसान मेला था, जिसमें मैंने को हिमाचल प्रदेश वहाँ उनको सम्मिलित किया था। के दौरान मैंने इनका जो आदरणीय बाड़ी में जी आवाज नहीं आ रही है। किसानों को अपने बड़ी मिल से इनको हो रहा है। आवाज ऐसे जाएगा तो शुगर हो। जी से स्वयं अपना परिचय भी दे और इस योगाहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आगे ये कहना चाहूंगा कि मुझे अभी निकलना है शिमला मध्य प्रदेश में, जो हमारी राजधानी है, वहाँ किसानों की सम्मेलन रैली आक्रोश रैली है, क्योंकि जी आदरणीय आज के मुख्य वक्ता महोदय सादर आमंत्रित हैं। आप जो है अनम्यूट कर लें, अभी म्यूट कर दिया था, थोड़ा सा आवाज आ रही थी। जी आदरणीय गोपाल जी, गोपाल साहब जी म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें, उसको माइक को फिर से खोल लें। आपके यहाँ थोड़ी सी आवाज आ रही थी, डीडी शर्मा जी को नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए म्यूट कर दिया था। नहीं, वो मेरा सिग्नल चला गया था। नहीं आदरणीय हमारे सिग्नल रिस्टोर हो गया है। तो मुझे अभी रैली में निकलना है, क्योंकि सेब से लदे बगीचों को काटा जा रहा है, किस ढंग से क्यों काटा जा रहा है, कोर्ट के कैसे आदेश है। इसी आक्रोश रैली में आज कम से कम 10-15 जो बागवान है वो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वहाँ रैली कर रहे हैं।
तो मुझे माफी दीजिएगा और आदरणीय श्री गोपाल शाही जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का वक्तव्य शुरू करें अपने पूर्ण परिचय के साथ। धन्यवाद। ठीक है। जी, सुप्रभात, नमस्कार। डॉग की आवाज आ रही है, उसे दूर हो जाए आप। मेरी आवाज आ रही है? दूर हो जाए आप, कुत्तों से दूर हो जाए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मगर थोड़ी कुत्ते की आवाज ज्यादा आ रही है बाहर से। हाँ, तो थोड़ा बस चलिए, वो जैव विविधता का एक वो भी लक्षण है। जरा बाबू कुत्ते को जरा शांत कर दो। जी, सुप्रभात, नमस्कार। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर डी शर्मा जी को कि एक किसान के कार्यक्रम में वाराणसी में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ 1-2 घंटों का हम लोगों का ये वार्तालाप हुआ और ऊपर वाले की कृपा है कि इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने मेरा नाम, मेरा दूरभाष नंबर इसको सजेहे रखा और उससे भी ज्यादा कि उनके माध्यम से माननीय मुन्नी लाल जी के बारे में ज्ञात हुआ कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम कोरोना काल से मुन्नी लाल जी चला रहे हैं। बड़ी खुशी हुई और एक बहन भी इसमें मिल गई। तो रंजना बहन से कल हमको लगता है 10-12 मिनट हमारी वार्तालाप बड़ी अच्छी रही और फिर उसी समय संयोग से दिनेश भाई साहब, जो आज सवेरे भी हमारी उनकी बात हुई थी, तो आप लोगों के इस प्रयास के बारे में और इतना अच्छा कार्यक्रम आप चला रहे हैं, चूंकि एक कभी हम लोग गीत गाते थे, चका चौध में भौतिकता की साख गिर रही नैतिकता की, प्रगतिशीलता संस्कृति को ललकारती। तो आज जो ये मेटेरियलिस्टिक पीरियड चल रहा है ना, हम लोगों के रहन सहन खान पान सारे इस प्रकार से उल्टे पुल्टे हो गए। लेकिन शायद मैं भाग्यशाली हूं कि बिहार प्रदेश के एक सुदूर गांव में, जो अब तो बंद हो गया है, बाढ़ से काफी प्रभावित रहा करता था। हर साल बाढ़ का आना एक वो नियत समय था, वो आती ही आती थी। और उसी क्रम में जब मैं सोच रहा था कि ये जो पूरा विश्व है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उस ध्यान में आया कि सबसे छोटी इकाई तो परिवार है। और कोई भी परिवार, उसका मनोभाव, उसके शरीर में रक्त, उसका शरीर सौष्ठव, उसके विचार, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान में आया कि इसमें अन्न की बड़ी महत्ता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व वो पतंजलि के द्वारा किसान सेवा केंद्र भी एक हमारे यहाँ स्थापित किया गया था। एक यूपी के राय साहब थे, वो कैसे हमारे फॉर्म पर घूमते हुए आए, फिर देखे तो लगभग 1.5 वर्षों तक पतंजलि का जो कृषि से संबंधित उत्पाद था उसका हमने अपने कृषि कार्य में उपयोग भी किया था। और आपके माध्यम से मैं आदरणीय बालकृष्ण जी को के प्रति अपना आभार, आदर भाव प्रकट करना चाहूंगा कि इसका जब आरंभ हम किए थे तो उन्होंने ही हमको एक शुद्ध साहीवाल गाय और एक नंदी भी दिया था। उसी गोवंश से आज हमारे पास 7 साहीवाल गाय है, एक बछिया भी है। नंदी और वो गाय माता तो बूढ़ी हो गई, तो इसलिए इस क्रम में अगर मैं आदरणीय बालकृष्ण जी की चर्चा न करूं तो कृतज्ञता होगी। तो मैं सबसे पहले डी शर्मा जी, आदरणीय मुन्नी लाल जी
बहन रंजना और मानवर भाई दिनेश जी का के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने आप सबों के बीच हमको जुड़ने का, बात करने का अवसर दिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो एक सुदूर गांव में रहने वाला सामान्य कृषक हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य जो होती है उस प्रकार से हुआ, लेकिन इस बात का ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे बहुत सारे श्रेष्ठ जनों के संगति का अवसर मिला। और रामायण की एक पंक्ति है ना, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। उससे जो मैंने पूर्व में चर्चा किया कि जीवन क्या, तो जीवन को समझने का इस प्रकार के श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठते हुए, मैं मिथिला क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूं। आप लोग सुने होंगे हमारे क्षेत्र में ही एक मंडन मिश्र हुआ करते थे, जिनसे शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। तो कहा जाता है कि मंडन मिश्र जी के यहाँ कुछ तोते का शौक था, तोते को पाल रखे थे। लेकिन वो तोता भी जो था ना, तो जब कोई आता था तो उसे संस्कृत में ही वो बात करता था। तो मैं इसी उपमा को लेते हुए कि मैं मंडन मिश्र जी का तोता हूं, जो अनुभव है वह आपके सम्मुख रख रहा हूं। आप समूह के बीच इतना, ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं कोई इतना विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, जो आपसे कुछ अपनी बात रख रहा हूं। तो भाई साहब, जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन का आरंभ जो शुरू होता है, तो उसमें एक हम लोगों के यहाँ प्रचलित मुहावरा है, जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाओगे आपके मनोभाव तदनुसार ही बनेंगे। शायद कथा आप सुन रखी होगी कि वो बुद्ध भगवान के यहाँ एक महिला आई थी, उसका बच्चा वो गुड़ बहुत खाया करता था। और वो बहुत उपाय उसने किया, लेकिन वो बच्चा छोड़ नहीं रहा था। तो बुद्ध भगवान के यहाँ के कहा कि ये मेरा बच्चा कैसे गुड़ खाना छोड़ेगा, इसके कारण बहुत सारे विकार हो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसे 5 दिन के बाद आने को कहा था। फिर 5 दिन के बाद आया तो बच्चे को बुलाया, बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा बेटे गुड़ खाना ठीक है, लेकिन इतना गुड़ खाना ठीक नहीं ना है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। थोड़ा उसको पुचकारा, फिर कहा अब नहीं ना खाओगे, हो गया। बच्चा जब चला गया तो बुद्ध का एक शिष्य था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उस दिन भी बच्चा आया था, उसकी माँ लेके आई थी, तो इतनी बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, लेकिन 5 दिन के बाद बुलाए और कोई दूसरा प्रयास तो आप नहीं किया। फिर उसने बड़े प्यार से 1-2 मिनट में कह दिया कि बेटे गुड़ अच्छा नहीं है, नहीं खाना। तो शिष्य को बुद्ध ने बताया था कि देखो, इससे पहले स्वयं मैं रात को सोने से पूर्व थोड़ा गुड़ खाया करता था। चूंकि मैं खुद गुड़ खाने का आदी था, और उस बच्चे को अगर कहता कि गुड़ मत खाओ तो मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अर्थात 2 बातें समझ में आई कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा आचरण वैसा ही वाणी का प्रभाव। ये बात सामान्य किसान जो गांव में रहता है वो भी जानता है। इस बात को थोड़ा एक चीज उसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम लोग तो गांव के स्कूल, हाई स्कूल, इन सबों में पढ़े। पहली बात उस समय के 3रे कक्षा में या 4थे कक्षा में मैं था, तो विद्यालय के दीवार पर एक श्लोक लिखा होता था। मतलब कुछ श्लोक, कुछ पंक्तियां, कुछ चौपाई चारों ओर लिखे होते थे। एक श्लोक था, विद्या ददाति विनयम।
भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही जी। हेलो। आप कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत शांति तो से सुन रहे हैं सभी दीवार पर लोग। एक लिखा हुआ था, दीवार पर एक लिखा हुआ था, विद्या ददाति विनयम। तो मैंने अपने शिक्षक से पूछा था कि इसका क्या अर्थ होगा। अब इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो एकाएक मेरे मन में ये भाव आया। तो उस समय हमारे उस विद्यालय के गुरुजी ने बताया था कि देखो, पहली बात होती है शिक्षा। शिक्षा का आरंभ होता है परिवार से, और इसको व्यवहारिक रूप में शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता है विद्यालय में। तो परिवार से प्राप्त शिक्षा, विद्यालय से प्राप्त शिक्षा का दूसरा चरण होता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ये ज्ञान अगर विद्या में परिवर्तित होती है तो विद्या को कैसे समझोगे? विद्या क्या? तो उन्होंने कहा था विद्या ददाति विनयम। ज्ञान विद्या में तभी परिवर्तित होता है जब वो विनम्रता देती है, अन्यथा ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो हमारे पूर्वज जो हुए, उन्होंने जीवन के अनेक आयामों पर अलग अलग जो विचार किया, जरा उसकी चर्चा आप लोगों के बीच जरूर करना चाहूंगा। तुलनात्मक रूप से आप जरा देखें कि पाश्चात्य जगत किसी विषय पर विचार करने की उनकी क्या प्रणाली आ रही है। वो टुकड़े टुकड़े में विचार करते हैं। ये क्या हुआ, पोषण की चर्चा वो भी करते हैं, फिर पर्यावरण की चर्चा भी वो करते हैं, फिर परिवार की भी चर्चा करते हैं, फिर स्वतंत्रता की भी चर्चा करते हैं। लेकिन इन सब बातों की चर्चा वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में, इसलिए उनका गड़बड़ झाला हो जाता है। लेकिन भारतीय प्राचीन संस्कृति की समृद्ध ज्ञान परंपरा स्पष्ट बताती है कि हमारे मनीषियों ने जो विचारा, यहाँ के विचार स्व केंद्रित हैं, जिसे हम ऋषि मुनि का नाम दिए गए। आज अगर इसको प्रत्यक्ष देखना हो तो जो पूरे विश्व को एक व्यक्ति स्व केंद्रित विचार रचना से कैसे प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से बाबा रामदेव का नाम इसमें आएगा। उसकी प्रक्रिया थी कि व्यक्ति स्वयं में बैठता है, अपने भीतर अंतर्निहित करता है परिवार, परिवार के साथ समाज, समाज के साथ जिला, जिला के साथ राज्य, केंद्र, फिर पूरा विश्व। और पूरा विश्व में ये नहीं, उसमें जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, पर्वत, नदी, पहाड़, इन सबों को एक साथ समाहित करते हुए, और जब वो विचार करता है कि जीवन कैसा, मानव कैसा, परिवार कैसा, तो चूंकि संयुक्त रूप से जब आप विचार करते हैं तो वो एकांगी नहीं हो पाता है। और इसी विचार प्रक्रिया के तहत सबसे मूल आधार माना गया, एक लोकोक्ति थी ना, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट सेवा भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम माना गया था, विशेषण के रूप में अन्नदाता किसान को कहा गया। लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का जब पुनरावलोकन करते हैं ना, तो ये सर्पेंटाइन चलता है। थोड़ा कभी शीर्ष पर जाता है, फिर कभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, तो ये चलता रहता है।
उसमें एक श्लोक आया, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। किसान क्या मानता है? ये भूमि हमारी माता है, हम इनके साथ कैसा व्यवहार करें? पुत्र के सरीखे व्यवहार करें। मां और पुत्र का जो संबंध होता है, भूमि को ये दिया गया। और किसानों के लिए, जैसा मैंने सुन रखा है कि शायद इस प्रकार का एक ही श्लोक है, कृषि मीत कृषस्व, खेती ही करो। तो इसकी जब जानकारी मैंने ली कि ऐसा इसमें खेती ही करो क्यों कहा गया, जीवन तो अनेक प्रकार के और कार्यों से चलता है। तो उस समय मैं जो सुन रखा हूं और जो बात मेरे हृदय को, मस्तिष्क को ही नहीं हृदय को जो छू गई, उस विवेचना को जब हम सुने थे, उसमें यही कहा गया था कि ये मूलाधार चक्र की जैसे बात होती है ना, तो जीवन का मूलाधार शुरू होता है अन्न से, और अन्न उत्पन्न होता है भूमि से। आज जरा विचारें कि हम इस उद्गम स्थल को ही कितना अस्त व्यस्त कर दिए। रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का अंधाधुंध प्रयोग। जिनके पास भूमि है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो खेती से यूं भाग रहे हैं जैसे लाल कपड़ा से सांप। और आज प्रायः खेती कौन कर रहे हैं? जिनके पास भूमि नहीं है, ठेका बटाई पर खेती की जा रही है। उनके पास इन सब विषयों की जानकारी नहीं है, केवल अधिकाधिक उत्पादन पर पूरा जोर दिया गया। लेकिन इस अधिकाधिक उत्पादन में हमारी गुणवत्ता समाप्त हो गई। हमने क्वांटिटी पर तो जोर दिया, क्वालिटी हमारी समाप्त हो गई भाई साहब। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन समाज के विविध क्षेत्रों पर मैं नमन करता हूं कि एक जो प्राचीन कृषि ऋषि के बारे में सुन रखा है, ऐसा कार्य निश्चित रूप से बाबा रामदेव कर रहे हैं। और चाहे जीवन हो, चाहे कृषि हो, चाहे अन्य आयाम हो, व्यवसाय के, चिकित्सा के लिए हो, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े व्यापक रूप में उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो मैं लौट के आता हूं अपने विषय पर। इस बात का, अगर आप हमारा YouTube चैनल देखेंगे या फेसबुक देखेंगे, तो आपके सम्मुख जो भी मैं रख रहा हूं, ये मेरा अपना कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ, मैं एक माली के जैसे अनेक बागों में घूमता रहा हूं, जहां मुझे जो फूल अच्छा लगा और उस बाग के माली ने वो फूल हमको सहर्ष दे दिया, मैं उसको गांठता चला गया। आज भी हम कुछ सीखने के लिए आपके बीच आए हैं, लेकिन चलिए, यलंजना बहन ने हमको कहा कि, तो मैं केवल आपसे अपना विचार साझा कर रहा हूं। मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि आप सरीखे विद्वानों को मैं कुछ अपना ज्ञान उपदेश दूं। तो मैं आता हूं कि वही, ये अन्न से शुरुआत होती है। और इस अन्न की महिमा आज से तकरीबन 30-35 वर्ष पूर्व मैं सोनीपत गया था, वहां एक बाग को देखा था। सरदार जोगिंदर सिंह का वो बाग था। एक मिनट डिस्टर्ब करेंगे बाबू, जरा बैठ जाइए, हम फोन पर हैं। सरदार जोगिंदर सिंह के बाग में बीच में 30-35 एकड़ का बाग था। 150-200 गाय थी। और मैं इसलिए गया था कि मालूम हुआ कि न वो खेत को जोतते हैं, न कोई निकौनी करते हैं, केवल बाव कर देते हैं। उसके ऊपर से 1 इंच
गाय का जो गोबर काउ डंग होता है उसकी परत बिछा देते हैं, पानी दे देते हैं और फिर फसल काटते हैं। तो इसी जिज्ञासा के लिए उस समय जीरो टिलेज वगैरह का कहीं चर्चा नहीं आया था। तो उसमें जब उनसे हम पूछे कि ये उत्पादन करने का कैसे आप सोचे, तो जो उन्होंने मार्मिक व्याख्या की थी, उन्होंने कहा कि ये पाश्चात्य विद्वानों ने एक संदेश हमको दिया कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो श्रेष्ठ है वही जिंदा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मानव जीवन के लिए नहीं है, यह विषय तो फसल के लिए है। चूंकि अगर किसी व्यक्ति को दाढ़ी मूंछ नहीं हो तो उसको हार्मोनियल डिफिशियंसी कहते हैं। उसी प्रकार अगर किसी जमीन में खरपतवार नहीं हो तब तो ये उसका दोष होगा। और अन्न का या वृक्ष का जो जड़ होता है वो काफी सशक्त होता है। आप भूमि को केवल पोषक तत्व दें तो चूंकि वो सशक्त है, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, वो खरपतवार जो है वो उतना उससे नहीं खींच पाएगा। और फसल का या वृक्ष का जो जड़ है वो इतना सशक्त होता है कि वो खींचेगा और उसके साथ जो सहयोगी के रूप में, सहगामी के रूप में खरपतवार की भी उपस्थिति रहेगी, वो फसल की पौष्टिकता को बढ़ाएगा। और भाई साहब, इसका अनुभव मैंने ऐसे किया कि बातचीत करते हुए कुछ समय हो गया था, उनके टिफिन में उस दिन खिचड़ी आई थी, चोखा था, पापड़ और अचार था। हम दो सज्जन थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब आओ थोड़ा थोड़ा सा खिचड़ी चखो। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप खाइए, आपके लिए खाना आया है। कहा कि मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही खिचड़ी दूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि आप यहाँ से जाएंगे तो फिर दिल्ली से हम लोग आए थे, तो फिर दिल्ली जाकर के ही आप देखेंगे कि क्या आपको भूख लगी या कमजोरी महसूस हो रही है। छोटी सी कटोरी में हम दोनों मित्रों ने खिचड़ी खाई। तो भाई साहब, जब हम दिल्ली आए तब तक ना तो हमें भूख लगी ना कोई कमजोरी महसूस हुई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि वो जो बताए थे कि इस अन्न की कितनी पौष्टिकता है, कितनी महत्ता है, कि थोड़ा सा खाने के बाद भी आप कितने स्वस्थ रहेंगे। और एक बात भी और उन्होंने कही थी कि जो शारीरिक श्रम करेंगे उनके आहार की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा मानसिक काम करते हैं उनके आहार की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। और हमारे इस खाने पीने में जो सबसे विकृति शुरू हुई वो उत्पादन से शुरू हुई, ऑप्टिमम प्रोडक्शन के स्लोगन से शुरू हुई। हम उत्पादन तो करते गए, अपनी संस्कृति तो कहती है ना कि आप प्रकृति का दोहन करें, शोषण मत करें। आज पूरी जो चर्चा हो रही है, भारतवर्ष में भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है कि आज बारिश, ये आषाढ़ महीना गुजर गया, सावन समाप्त होने को है, हम लोग के बिहार में कहीं कहीं खूब बारिश हो गई है और हम लोग के यहाँ बिल्कुल सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो इसके कारण जो किसान रोपे भी, लेकिन अब वो फसल होगा नहीं होगा इसकी भी बात नहीं कर सकते। कई प्रदेशों में इतने पानी आ गए हैं कि उनके तैयार फसल नष्ट हो गए। ये ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा तो होती है, भैया ये क्यों हो रहा है? तो चूंकि हम प्रकृति का शोषण करना शुरू किए और गुणवत्तापूर्ण अन्न के उत्पादन को, देसी गो आधारित अन्न उत्पादन का जो उपक्रम था
जो विधा थी, हम सभी इसका विस्मरण कर चुके हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में कई किसान भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और कई संस्था भी इसको आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। और इधर मालूम हुआ कि भारत सरकार द्वारा भी प्राकृतिक खेती को एक मिशन मोड के रूप में आगे बढ़ाया गया है। बिहार प्रदेश का सबसे अधिक उर्वरक का खपत करने वाला हमारा मुजफ्फरपुर जिला माना गया। इसलिए इस जिला के 16 प्रखंडों में 100 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का एक जो उनका अपना अनुक्रमणिका से क्रम है वो चल रहा है। और वो एक समिति जो प्राकृतिक खेती की बनाई गई है, तो उस जिला में हमारा एकात्मक देववती जैविक उद्यान के नाम से एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्म हाउस कहें, जैविक उद्यान कहें, ये 2005 से विधिवत हमने इसको एक रूप देते हुए आरंभ किया। 10 आयामों के साथ ये उद्यान कार्य कर रहा है। अभी 11 गौ माता और बछिया है, 2 बछड़े हैं। अपना वर्मी उत्पादन स्वयं होता है। जैविक उपादान 6 प्रकार का हम खुद बनाते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, पंचगव्य, कुनप जल और डिकम्पोजर। 5 एकड़ जल क्षेत्र में मत्स्य पालन होता है और 6 एकड़ हमारा जो है बिहार राज्य का पहला 5th कन्वर्जन यानी 5वां रूपांतरण पाने वाला, अगर मैं यह तो अतिशयोक्ति आत्म प्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा हूं, पहला किसान है। और उसमें हम कंदमूल भी उगाते हैं, इंच टू इंच जमीन का प्रयोग भी किए हैं, सब्जी उगाते हैं। चना और मसूर का बीज उत्पादन 2 वर्ष पूर्व तक हम करते थे। अब चूंकि वृक्ष बड़े हो गए हैं तो उनका उसमें उत्पादन नहीं होता है, तो इधर इस बार जो हमने प्रयोग किया था 6-7 किस्म की फसल लगाए थे, तो उसमें केला और हरी मिर्च ये उत्पादन हो जाएगा। तो अभी 2-3 साल ये भी चलेगा। नर्सरी एक अपनी है, उसमें अलग अलग ढंग के फल के वृक्ष लगाते हैं। मतलब इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि पर उपदेशे पंडिता नहीं। पहले अगर एक सूत्र कहा जाता है कि पढ़ते सुनते देखते लिखते बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जरा विचारें कि हमने क्या किया। या तो अच्छी बात लगी होगी तो कहेंगे वाह वाह, बुरी बात लगी होंगी तो हम कहेंगे उफ उफ। जैसे अगर जिस दिन मुनीलाल जी या रंजना बहन या दीदी शर्मा जी, मैं नहीं जानता कि इसका आरंभ किन लोगों ने किया, लेकिन जब आप किए होंगे तो जरूर जो व्यक्ति इसका आरंभ किए होंगे उनके मन में हुआ होगा कि ये एक जन उपयोगी मानव हित के लिए बहुत अच्छा काम है, तो आप प्रयास किए होंगे। हो सकता है बहुत बातें आपको बुरी लगी होंगी। बाबू जरा हम फोन पर कांटेक्ट में हैं, आप थोड़ी देर बैठिए, अभी 20 मिनट और आपको बैठना पड़ेगा। तो उसमें मैं इसकी चर्चा कर देना चाहता हूं, चूंकि होम्योपैथ चिकित्सा भी मैं करता हूं, तो कुछ ये आ गए हैं पेशेंट
उनको मैंने कहा कि भाई साहब बैठ जाओ। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था कि जब आप बुरी बात ध्यान में आई उसको अगर आप त्यागते हैं, कोई अच्छी बात ध्यान में आई उसको आप आत्मसात करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तब आपको अनुभव होगा कि सुनने में, कहने में और करने के बाद समझने में बहुत अंतर हो जाता है। तकरीबन 18-19 वर्षों से हमारे परिवार में कोई एलोपैथ दवा का प्रयोग नहीं होता है। अधिकांश विषय मैं संतोषपूर्वक कह सकता हूं कि जैसा अन्न वैसा मन, चाहे सब्जी हो मसाले हो, ये शुद्ध जैविक उत्पादन करने के बाद 74 वर्ष का ये नौजवान आपके बीच आज उपस्थित है। ईश्वर की कृपा से अभी तक ना तो कोई बीपी है, ना शुगर है, ना कोई जोड़ों का दर्द है। तो ये मां अन्नपूर्णा की कृपा मैं समझता हूं। तो जैसा मैं अनुभव किया, और रंजना बहन से जो हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने आहार पर ही बात की। हमने कहा कि भाई मैं तो एक गांव का सामान्य किसान हूं, आप विद्वानों के बीच में मैं क्या बात करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप जैविक कृषक हैं और इस विषय पर ही हम लोग की चर्चा होती है, इसलिए आपको इसी विषय पर बात करनी है। तो हमको लगा कि अगर जो मैंने अनुभव किया, और ये अनुभव केवल अपने आधार पर नहीं किया, अपने जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनका थोड़ा बहुत अध्ययन करते हुए और श्रेष्ठ जनों से उस पर उसकी मीमांसा क्या है इसको समझने का प्रयास किया। तो देखिए, एक छोटी बात की चर्चा अगर न की जाए, शब्द निकल गया छोटी, लेकिन छोटा जो होता है ना, छोटी चिड़िया उड़े गगन में, छोटी बलि चलाए और छोटी सी चिंगारी दुनिया में आग लगाए। तो जो विषय देखने में भले ही आपको बिल्कुल लघु लगता है, अणु और परमाणु तो उससे भी लघुतर है, लेकिन जब परमाणु को विखंडन किया गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला, और जब प्रोटॉन को विखंडन किया गया तो बिल्कुल शिव तांडव की मूर्ति में आई। तो चूंकि ये छोटा शब्द, जैसा अन्न वैसा मन, में उसी विषय पर केंद्रित हूं। शायद अनेक विद्वानों से सुनने के बाद जैसा मेरा मन बना, इस संवाद में संभव है कि हमारा आग्रह, हमारा अनुभव, हमारी अनुभूति अगर आप सबों के बीच कहीं सही लग जाए तो किसी भी विषय का प्रभाव को मापने का एक तरीका विद्वान बताए हुए, हमारी बात पर कितनी ताली बजी ये उस प्रभाव का लक्षण नहीं है। हमारी बातों को सुनने के बाद कितने व्यक्ति उसका अनुसरण करने लगे। बातें तो कहने के लिए दुनिया में जिससे भी आप बात करें, एक राय सबके पास है भाई साहब, हर व्यक्ति एक राय दे देता है। लेकिन ये विषय, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीमंत गुरुदत्त की, स्वर्गीय गुरुदत्त की एक पुस्तक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, रीति और रिवाज। तो उन्होंने उसके प्राकथन में उन्होंने लिखा था कि कोई भी रीति का निर्माण यूं ही नहीं किया जाता है। वह रीति तत्कालीन समाज के लिए उपयोगी होती है, तो जो उस समय के मनीषी लोग होते हैं उस रीति का निर्माण करते हैं,
और उस रीति में जितनी ज्यादा गहराई होती है ये उतने लंबे कालखंड से रिवाज के रूप में वो प्रयुक्त होता है। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि कृषि परंपरा जीवन का भी आधार है, जीवन का आरंभ भी है, और इस पर गहन चिंतन करते हुए ही न कहा गया वनस्पति देवो भव, और मां अन्नपूर्णा की संज्ञा दी गई अन्न को। तो इस क्रम को थोड़ा समझने में हमारे जो अभी के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और चूंकि ये कठिनाई मेरे साथ भी हुई थी, इसको समझने में थोड़ी मुझे बहुत कठिनाई हुई थी जब समझाया गया था। रामायण की एक पंक्ति है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो और दूसरा जो अभी हम पहले बोले, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। तो धरती माता तो पहले से कही गई, लेकिन धरती माता पर ही अवस्थित कुछ और माताओं को भी इसमें जोड़ा गया। धरती माता, गाय माता, गंगा माता, और फिर जिस माँ ने जन्म दिया वो माता। तो इस माता भूमि को एक ओर जब आप रखें तो ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि पृथ्वी का निर्माण तो हमने नहीं किया, ये जल का निर्माण हमने नहीं किया, आकाश वायु का निर्माण हमने नहीं किया, अग्नि घर्षण से दो वृक्ष रगड़ते थे, अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पुत्रोहं, पुत्र जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इस पुत्र में केवल ये मानव को ही नहीं जोड़ा गया, इस पुत्र में जितने कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं और पहाड़ हैं, इनको जीवन माना गया। तो ये प्रकृति और जीवन, ये दोनों सह अस्तित्व पर हैं, एक दूसरे से पर आधारित इनका अस्तित्व है। यह अस्तित्व संतुलन पर आधारित है भाई साहब। जैसे वो रस्सी पर, तार पर टांग देता है पूरा कसके, और हाथ में एक डंडा लेके बहुत सारे कलावाज दिखाते हैं कि वो बिल्कुल चलते जाते हैं। तो इतना संतुलन करके वो जब रस्सी पर चढ़ लेता है, ऐसे ही जीवन का सह अस्तित्व प्रकृति के साथ संतुलित चलता है। और उसी में कहा जाता है कि प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। तो प्रकृति में उत्पादन भी आता है ना। अब उत्पादन करने के लिए हम इतना अधिक खाद का प्रयोग कर दें, दवा का प्रयोग कर दें, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम तो विकृति आएगी। उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, लेकिन चूंकि मैं कृषि विश्वविद्यालय इन लोगों से जुड़ा हूं, तो एक परिचर्चा में वैज्ञानिक ने बताया था कि सर्वाधिक प्रोटीन चने में पाया जाता है। 14% तक चना में प्रोटीन हुआ करता था। लेकिन जब इधर जांचा गया तो आपको जान के आश्चर्य हुआ कि 6%, 7% प्रोटीन मात्र रह गए थे। उसी प्रकार से आज जो पहले प्रायः श्रमिक और गरीबों का भोजन कहा जाता था, देखिए कितना जमाना बदल गया। आज वो मरुआ हो, सामा हो, कौनी हो, कोदो हो, चीना हो, अब ये विशेष श्रेणी के लोग भोजन कर रहे हैं। कहीं के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग ये कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ हलवा होता था, सुथनी होता था, उसमें मट्ठा या दूध में मिला के खाया जाता था।
और एक सामान्य तुलना जब अपने युवा से हम बात करते हैं, उनसे बताते हैं, या जो किसान और श्रमिक से मुलाकात होती है, तो मैं पूछता हूं कि भाई जरा बताइए आपके कितने संतान हुए? बताता है 5-6। मैंने कहा कितने को अस्पताल ले गए? क्या नहीं, सबकी पैदाइश घर पर हुई। हम कहे उस समय क्या आप खाते थे? तो बताता है जी तो बहुत गरीबी था, मड़ुआ के रोटी और नून मिर्चाई की चटनी खाते थे, मकई का या जौ खिसरा की रोटी। मैं हम पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, संतान जब आपकी पत्नी देती थी, जन्म देती थी, तो फिर घर का काम कब से करना शुरू करती थी? तो बताते हैं कि नहीं, वो तो कल होके फिर घास वगैरह लाना, ये सब खाना बनाना, ये सब शुरू कर देते। तो उस परिचर्चा में किसान या मजदूर होते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि जरा आप विचारें कि प्रगति के पथ पर तो हम यहां बढ़ गए कि आज खपड़े के मकान के बदले छत का मकान हो गया, जलावन और उपले पर खाना बनाने के बदले गैस चूल्हा पर खाना बनाने लगे। अब अच्छा अच्छा कोफ्ता भुजिया ये सब तो बनना शुरू हुआ, कि हमारा शारीरिक क्षमता शक्ति ये धीरे धीरे क्यों कमती गई? और जब इस परिचर्चा का विषय आता है तो वो इस विषय को मान बैठते हैं कि सबसे अधिक क्षरण हमारे खाने पीने की इन विकृतियों के कारण ही हुई है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां अगर खोजे तो दवा का खर्च एक अच्छे राशि के रूप में हो रहा है। कितने लोग स्वस्थ हैं, इसका अगर अगल बगल में ही सर्वेक्षण करें तो निराशा होगी। तो ऐसा इसलिए हो गया है कि हम अपने जीवन में मूल्यवान किसको समझते हैं? जिसमें अधिक राशि का व्यय हो जाता है, हमारे लिए वो विषय बहुत मूल्यवान हो जाता है। लेकिन इस जीवन के लिए अन्य कितना मूल्यवान है, अगर अपनी स्व समीक्षा करें तो लगेगा कि हम अन्न की महत्ता को प्रायः लोग विस्मरण कर चुके हैं। एक गाय पालना, कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, गाय नहीं पाल सकते। कुत्ते को नहला सकते हैं, उसका कपड़ा बदल सकते हैं, उसके खाने की चिंता कर सकते हैं, गाय के खाने की चिंता नहीं कर सकते। जबकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि अपनी जो देसी गाय होती है, उसके जो टिल है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी जो होती है, वो सूर्य से ओजोन ग्रहण करती है। और अब तो विदेशों में काउ थेरेपी शुरू हो गया है, उसके शुल्क लगते हैं, उस शुल्क में गाय का गंध लेता है और व्यक्ति स्वस्थ होता है। भाई साहब, जैसा अन्न वैसा मन। और इसका दूसरा प्रभाव यह भी पड़ता है कि आज जो मैंने पहले सुनाया कि भौतिकता की चकाचौंध, नैतिकता का ह्रास, इसमें सबसे जो आरंभिक इकाई परिवार है, यह डिफंक हो रहा है। सबसे उच्च पद माना जाता है आईएएस हो जाना। पति कहीं आईएएस है तो स्वाभाविक है उसकी पत्नी भी आईपीएस आईआरएस इसी कैटेगरी की होगी, तो वो कहीं नौकरी कर रही हैं। उनके पुत्र अगर पैदा होते हैं तो उनको किड्स कैंप या आया पालती है। फिर वो भी जब अधिकारी बनते हैं तो वो भी कहीं अन्य रहते हैं, उनकी भी शादी फिर वैसे ही होती है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, कुछ पता भी नहीं चले। सामूहिक रूप से परिवार के साथ रहने का आनंद ये भूल चुके हैं। और जब प्रौढ़ावस्था को पार करके हम आते हैं या कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो आप देखेंगे अगल बगल में
किसी हॉस्पिटल में आप पर 10,000, 20,000, 25,000 का खर्च तो जरूर संतान कर देता है, लेकिन समय भी पूरा हो रहा है। मैं इस बात से चर्चा करना अंत करना चाहूंगा। बहुत पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख, हमने एक साक्षात्कार सुना था। पत्रकार ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूछा था कि द्विवेदी जी, उम्र के इस पड़ाव पर तो आपको यश, समृद्धि, प्रसिद्धि सारा प्राप्त हुआ, आप बताएंगे कि अब इस समय में आपकी क्या इच्छा शेष रहती है, या आपके डिजायर क्या है? द्विवेदी जी इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे, लेकिन जोर देने के बाद तो उन्होंने कहा कि आप मेरे डिजायर को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। उसका उत्तर उन्होंने दिया था कि मेरी एकमात्र इच्छा रहती है कि पोते पोती और नाती नतनी के साथ खेलूं। फिर पत्रकार ने पूछा कैसा खेल पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं घोड़ा बन जाता हूं, और जब उस पर चढ़ के वो कहते हैं चल मेरे घोड़े, ठुक ठुक ठुक, तो जितनी आत्मीय आनंद की प्राप्ति उस समय होती है मैं कह नहीं सकता। मतलब कहूंगा दिल तो बच्चा है जी। ये लाइटर मूड में एक हमारे मित्र, एक फिल्मी गीत था ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो उसका विश्लेषण वो करते थे। ये दिल एक आईना है, आईने में अपनी सूरत देखने के लिए अगर उसमें तेल लगे, हाथ से थोड़ा तेल लगा दो तो आपकी सूरत उसमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन वही अगर राख से, बालू से जरा बढ़िया से रगड़ के साफ कर दो तो उस आईने में सूरत बिल्कुल अच्छी दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने कहा था, इसको थोड़ा मजाकिया लहजे में वो प्रयोग करते थे कि अगर आप दाल रोटी खाते हैं तो आपका दिल साफ रहता है, वैसे उस आईने के जैसे जिसमें आपकी सूरत चमकती रहती है। अपने चेहरे को आप देख सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर वही पर पहुंचूंगा, जैसा अन्न वैसा मन, इसकी महत्ता है। मैं जो कहता करके सीखी, इतना ही आप समूह के श्री चरणों में मेरा विनम्र निवेदन था। नमन के साथ 7:57 हो रहा है। चल मेरे घोड़े मैं टक टक टक। वाणी को विराम करता हूं। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, चल मेरे घोड़े टक टक टक। और ये घोड़ा निरंतर चले। और अभी तो आज तो समय हो गया है, इस घोड़े से सवाल भी होंगे और ये टक टक चलेगा, कम से कम हमें लगता है कि 7-8 दिन चलेगा। और पूरा जो इनका अनुभव है महान पुरुष का, इनको प्रणाम करते हैं, इनको नमन और वंदन करते हुए दिनेश जी आज का आदरणीय डीडी शर्मा जी शायद उस पर टूर पे है जी, आप संभालें। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। वास्तव में ये जो घोड़ा है उसकी लगाम आदरणीय शाही जी के हाथों में है, और ये हमारे कृषि जगत का दमदमाता हुआ, चमकता हुआ सूरज है। और ऐसे सूरज को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वास्तव में आपने जो दर्पण दिखाया है, जो कृषि जगत का, अपने अनुभवों का जो जगत दिखाया है, और अंत में बताया है कि जो परिवार है वो मिलकर चले, उसी तरह से जैव विविधता युक्त जो है हमारी खेती है उसको भी मिलकर ही किया जाए, तभी लाभ का सौदा है, तभी लाभ है। और कुल मिलाकर के आपने तो ये कह ही दिया है कि चल मेरे घोड़े, और उस घोड़े पे लगाम हमारे हाथों में है। जी। और जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि अभी समय तो आगे बढ़ रहा है और समय का घोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हम आदरणीय आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले अगले दिनों में भी हम आपको सुनेंगे, और आपका जो अथाह जो अनुभव है जीवन का, और खासकर इस कृषि को लेकर के, आप प्रथम कृषक हैं बिहार के, जैविक कृषक। इस लिहाज से भी हम आपसे और कुछ सीखना चाहेंगे, और जो जीवन के अन्य अनुभव हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचूँगा कि वो
टिप्पणी सादर करें, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। जी जी, आदरणीय, धन्यवाद दिनेश जी। और टिप्पणी तो आज संभव नहीं है क्योंकि 8 बजने वाला है। मन में बहुत आपने जो शुरुआत से जो कई विषय रखे हैं, विनम्रता और जो आप पूरा खेती कर रहे हैं, पूरा दृश्य आपने जो है कम समय में पूरा समाहित कर दिया है। मेरा बस प्रार्थना है, मेरा निवेदन है आपसे कि आप हमारी पूंजी हैं, इस समाज की आप पूंजी हैं, और आपके जो अनुभव हैं वो कृपया करके आप विषय आपके मन का रहेगा। समय 7 बजे से 7:30 रहेगा आपका। आधा घंटे आप हम सबको मार्गदर्शन दें, आधा घंटा हम लोगों की समस्याओं का आप समाधान, हम लोगों के मन में जो विचार आ रहे हैं जो वो उसका समाधान होगा। ऐसे बज के 8 बजे तक हम इसको करेंगे, ऐसा हमारा प्रार्थना है। और आपके चूंकि जो अन्य हमारे जो जिसकी सेवा आप कर रहे हैं, अन्य आगंतुक आपके यहाँ बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी कई काम होंगे निश्चित। आप क्योंकि सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है आपको 7:30 तक हमें मार्गदर्शन देना है। कल भी देंगे आप, और संभव हुआ तो परसों भी। और एक एक विषय पे जो विषय आपके मन का रहेगा, जिससे हम सब में सुधार हो सके, हम सब लाइन पकड़ सके। हमारे जीवन में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, आज समय नहीं है। और कल जो है आप मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी, संवाद कर लें आपसे, और जो है इसको एक सिस्टम बना ले कि एक शुरू से लेकर, जैसे आपने कहा है धरती से शुरुआत होती है, कोई भी कार्य है अन्न से शुरू हुआ है, तो अन्न और धरती शुद्धता, फिर मन की शुद्धता, और जमीन, और ये सारी चीजें, फिर वाणी और व्यवहार, इस प्रकार से हमारा जीवन कैसे सुखी हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे हम जो है इस कार्य को आगे ले जा सके, अपने जीवन को, इस समाज को, इस देश में हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम विधाओं पर आपका बहुत अच्छा अनुभव है। मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ताकि आज समय हो रहा है और दिनेश जी आगे जो है एक संचालन करने का कष्ट है, अपन पाठ तक इसको समापन करें। जी जी, अभी हमारे पास 1-2 मिनट हैं, और इसी बीच में आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूं कि आज हमारे मुख्य वक्ता जी द्वारा रखे गए विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता गोपाल जी का अभिनंदन करते हुए उनके विचारों को आज हमने सुना। बहुत सुंदर उनके विचार, और बहुत ही समग्रता से उन्होंने हर एक चीज को समेट लिया है। और मैं इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं कि आने वाले दिनों पर जब भी अवसर मिले तो हम आपकी बात को सुने, आपस में चर्चा करें। हमारे साथियों के मन में जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, विचार हैं, उसको भी हम चर्चा के माध्यम से हम उसका समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा भी निवेदन है। समय अब हो गया है और इसको भी आगे जाना है, तो मैं इनका अभिनंदन करते हुए आशा करता हूं कि वो हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे। और उनको यहाँ पर लाने के लिए डीडी शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी तरह से हमारी ये जो समग्रता की बात है, जो योगाहार की भी पूंजी है और आपकी जो पूंजी आपने कमाई है, इन दोनों को साथ मिलाते हुए हम आगे मिलकर के अगर कुछ एक सामूहिक सोच के साथ, जो सामूहिकता की बात आपने कही है, उसी सामूहिक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि कल और उसके बाद वाले दिवसों पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही इस सामूहिकता को मिलकर के ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस निवेदन के साथ ही कल भी आदरणीय, अगर समय आपके पास उपलब्ध हो सुबह का, तो हम आपकी कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे, पुनः आपको सुनेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज की सत्र को समापन करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। आदरणीय रंजना बहन जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। मेरी आवाज आ रही है ना सदन में? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंच को। और जैसे कि आज के हमारे योगाचार्य जी ने अतिशय सुंदर योग सत्र लिया, उनका मैं मनपूर्वक
धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय गोपाल भैया जी बिहार से आए, और पता है वो उन्होंने कल जैसे वार्ता की, इतना अच्छा लगा उनसे बात करके। क्या है ये ऐसे जो उनके मन में भी जो योग और आहार की हमारी आहार जैविक खेती की क्रांति देखी है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और उन्होंने कहा था कि मैं 74 साल का यंग हूँ बिल्कुल अभी भी। बहुत अच्छा लगा। ये ऐसी सोच होनी ज़रूरी है। उनके विचार सुनकर मुझे अच्छा लगा, प्रफुल्लित लगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने आज भी बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया हमारे आहार के सत्र में और कृषि के बारे में। तो जैसे निवेदन तो हुआ है उनके लिए कि वो हर समय हमारे युगार कार्यक्रम में बिल्कुल आ सकते हैं और हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि हम उन्होंने तो शुरुआत बहुत दिनों से की है, हम भी तो अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, नए-नए हैं, और उनका जो अनुभव है वो हमें और भी प्रफुल्लित और भी बलिष्ठ बना देगा, ऊर्जावान बनाएगा। सारे लोगों को ये इनके सीख मिलेगी। एक साथ सहयोग के साथ हम काम करेंगे आगे, और यही आशा और ये करके मैं इनको निवेदन, और फिर हम दिनेश भैया और हम निवेदन करेंगे उनसे कि हम आपको फिर से सुनना चाहते हैं। योगहार मंच, ये योगहार कार्यक्रम अपना परिवार है। आप बिल्कुल निश्चित जुड़े, और भी आपके संगठन में कोई भी और भी भाई है, भी आप इनको जोड़ दीजिएगा। और इसी क्रम के अनुसार आज के हमारे सदन में बहुत सुबह से 5:30 बजे से भाई-बहन जुड़े हैं, योग किया। योग के साथ हमने आहार पर चर्चा की। तो सभी महानुभाव भाई-बहन का सबका मैं लास्ट में आभार और करती हूँ, और इसी तरह कल फिर से ऊर्जा के साथ नए योग शिक्षक, मुख्य वक्ता के साथ मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम। नाग पंचमी है, पीड़िता सागरी बहन जी का मैसेज आया है। नाग पंचमी की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, नाग पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी जी ओम। जी, 1550वां दिवस है, पंचमी है, नाग पंचमी है, 555 सब मिलकर के ये शक्ति का प्रतीक है। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। ओम ओम। जी जी, आदरणीय भगत सिंह जी, जय श्री राम सर, वीडियो सभी को खोले। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बढ़िया फोटो की कैप भी भगत सिंह जी का, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और नाग पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत मैं बड़ी शुभकामनाएं। कह रहा था सर, ये अपने जो बिहार से अभी सर थे, उनके नंबर मिल जाएंगे सर? मिल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मिल जाएंगे नंबर। तो नंबर बता दीजिए सर एक बार थोड़ा सा, तो क्योंकि मैं डाल भी दो, एक ऐसे स्क्रीन पर डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाग जय श्री पंचमी राम सर, जय श्री राम। सभी को शुभकामनाएं। बधाई, शुभकामनाएं नाग सभी पंचमी का की। दिन ओम। मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।